जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पुणे से विजयादशमी के सुमुहूर्त पर माधवराव, नागपुर के सभाजी भोसले और अपने बड़ौदा के गायकवाड़ के टुकड़ियों के साथ पुणे से बेंगलोर की दिशा में निकले। अब उस वक्त का जो सीधा रास्ता था बेंगलोर तक का, बंगलुरु तक का, वहां तक ये मुख्य फौज, उन्होंने वो रास्ता पकड़ा और चलने लगे। यहाँ उत्तर कर्नाटक जब पहुंचे तो हैदर कर्नाटक के पूर्व दिशा से मराठों का पीछा करता फिर रहा था और बीच बीच में जैसी झपटें होती थी, झपटों में हार कर भाग भी जाता था। ये हमने देखा। मराठों की मुख्य फौज ने सीधा भैरवगढ़ जीत लिया। वहीं हमारे त्र्यंबक मामा पेठे और गोविंदराव पटवर्धन हैदर को हेबूर लेके गए, फिर मेड़कोट लेके गए, मेड़कोट से मंगल लेके गए, मंगल से सीधा इन दोनों ने बेलूर का रास्ता पकड़ा। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों में हैदर को अपने पीछे लगाकर उसे इन दोनों ने उलझन में डाला था। वही मुख्य फौज सीधा बेंगलोर की तरफ निकल गई थी। 11 फरवरी को मराठों ने भैरवगढ़ जीत लिया। बुधहार के पास गोपाल राव पे हैदर ने हमला किया और उस दिन जो भी हुआ वो मैंने घटनाक्रम आपको सुनाया है। अब उस जीत के बाद फिर एक बुधहार के जीत से उत्साहित हमारे मराठों ने देवराय दुर्ग और कोलार भी आगे जीत लिया। अब बारी थी निजगढ़ किले की। ये लोग सीधा निजगढ़ किले पे गए और वहां पे घेरा लगा के बैठ गए। तारीख थी 29 अप्रैल को मराठों ने किले पे धावा बोल दिया। यहाँ माधवराव के साथ मित्रों 17 वर्षीय युवा नारायण राव भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा था युद्ध भूमि में। किले के ऊपर से बायोनेटों की लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी। तो उस बायोनेट के गोलियों के बौछार के बीच में ये हमारे 17 वर्षीय नारायण राव ने थोड़ा सा साहस दिखाया और 50-60 फुट आगे उल्टे हाथ चला गया। अब जैसे वो उल्टे हाथ गया, सू करके एक किले के ऊपर से गोली आई और नारायण राव के सीधे हाथ के कलाई में घुस गई। दैव कृपा हात जायबंदी झाला नाही। दैव कृपा कलाई को जख्म हुई, लेकिन वेन और रिस्ट बोन बचा रहा। 30 अप्रैल को मराठों ने निजगढ़ जीत लिया। लेकिन मित्रों, निजगढ़ की ये जो जीत है, ये जितनी आसान मैंने अभी बताई है, उतनी आसान हरगिज नहीं हुई थी। दरअसल पुणे बेंगलोर हाईवे पे पड़ता है होस्पेट से थोड़ी दूरी पर पहाड़ी की चट्टान पर बना ये एक मजबूत किला है। ये किला 700-800 साल पूर्व यानी होयसळ राजवंश में शायद बना है या उससे भी थोड़ा पुराना है। अब इस किले के बारे में लिखते हुए कुछ लेखों में मैंने पाया गूगल पे कि 1762 में कुछ ये युद्ध हुआ था। सरासर गलत है। मैंने तारीख महीनों का हिसाब से पानीपत के बाद में जो हुआ है वो आपके सामने रखा है। खैर,
फरवरी से दौड़ती हमारी ये दिग्विजयी मराठी सेना जब निजगढ़ पहुंची तो वो तुरंत वहां पे समझ गई कि ये किला तो बहुत अभेद्य है। तो माधवराव ने चालाकी की। माधवराव ने चित्रदुर्ग से एक मतकारी नायक नाम के एक स्थानिक सरदार को बुलावा भेजा। मतकारी नायक चित्रदुर्ग और उसके आसपास के 100-150 किलोमीटर पर अपना प्रभाव रखने वाला एक शौर्यवान साहसी क्षत्रिय योद्धा था और रियासतदार था, तो मराठों से अच्छा खासा परिचित भी था। सीधी बात है। निजगढ़ का अधिकार, किले का अधिकार हैदर ने अपना एक वफादार सरदार खान के हाथ सौंपा था। अब मित्रों, ये सरदार खान अत्यंत क्रूर, निर्दयी, मोमिन, दहशत फैलाना उसका सबसे बड़ा हथियार था। बताइए, चित्रदुर्ग से नीचे श्रीरंगपट्टनम तक सरदार खान अपनी दहशत फैला चुका था। चित्रदुर्ग वाला हमारा ये रियासतदार मदकरी नायक उसके यहाँ पे और कर्नाटका के स्थानिक गरीब मासूम जो हिंदू थे, उनकी परेशानी उनसे अच्छा खासा परिचित भी था और आहत भी था। अब माधवराव ने मतकरी को बुलावा भेजा तो मतकरी को इसमें एक मौका दिख गया। जैसे माधवराव का बुलावा आया, मतकरी अपने 500 युवा साथीदारों के साथ नीचे निजगढ़ में युद्ध क्षेत्र पहुंचा। इन लोगों ने किले का मुआयना किया। किले को देखा तो उन्हें समझ आया कि किला तो खड़ी चट्टान पे बना हुआ था, अभेद्य था। जल्दी उन्हें यह भी पता चला कि उत्तर और पूर्व दिशा में किले में अंदर आने जाने के 2 रास्ते हैं। दिन के उजालों में किले की चढ़ाई शारीरिक रूप से मित्रों असंभव थी, इसलिए उन्होंने, इन वीरों ने रात्रि को चुना। मतकारी के साथीदार जाहिर है उसी की कौम के थे और वहीं के थे, तो चित्रदुर्ग के होने की वजह से अच्छे पर्वतारोही भी थे। खड़ी चढ़ाई, वहां के चट्टान उनसे अच्छे खासे परिचित भी थे। मतकरी ने बाद में एक 5-6 छिपकलियां भी अपने साथ ले ली। छिपकलियां, बड़ी छिपकलियों को मराठी में तो घोरपड़ कहते हैं, हिंदी में शायद घोरपड़ा या गोहिदा कहते हैं, मॉनिटर लिजार्ड। बस ये 500 घोरपड़ा या गोहिदा बतकारी ने ले ली अपने साथ और उनके पाँव को लगा दी रस्सी। तारीख थी 29 अप्रैल। अब 29 अप्रैल को गुहात के पाँव पे रस्सी लगा के अपने साथीदारों को उत्तर दरवाजे तक इस घोरपड़ ने चढ़वाया। ये मित्रों बिल्कुल हमारे सबके नरवीर तानाजी मालुसरे, जिन्होंने सिंहगढ़, पुणे से नजदीक जो सिंहगढ़ है वो जीता था, बस उसी तरह का अभियान ये लगता है। नीचे जमीन पे महिमाजी, शिंदे, रास्ते, मुरारराव, स्वतः माधवराव और नारायण सब खड़े थे। पूरी रात ये हमारे चित्रदुर्ग के साहसी वीर है, इन्होंने चढ़ाई की, तड़के ऊपर पहुंचे, चुपचाप अपने साथीदारों के साथ दरवाजे पे खड़े जो मोमिन सुरक्षा रक्षक थे उनको काट डाला और दरवाजा खोल दिया अपने अन्य साथीदारों के साथ। सुबह को माथे पर हाहाकार मच गया। सरदार खान का गुरूर पूरा का पूरा मिट्टी में मिल गया। स्वयं मतकारी नायक सरदार खान के शयन कक्ष तक पहुंचा। वहां पे उसने तलवारबाजी में अपने सरदार खान को हराकर 29 तारीख की दोपहर तक माधवराव के सामने घुटनों पर लाया। माधवराव भी अब चालाक और
तेज तर्रार था। उसने क्या किया, उसने सरदार को दिए जाने वाली जो शिक्षा थी, उसके शिक्षा के संपूर्ण अधिकार, शिक्षा यानी सजा, शिक्षा यानी हिंदी शिक्षा नहीं, मराठी शिक्षा, सॉरी, माधवराव ने सरदार खान को दिए जाने वाले सजा का पूर्ण अधिकार मतकरी नायक को दे दिया। मतकरी ने तुरंत तलवार उठाई और सरदार खान के दोनों हाथ वहां पे काट दिए। 30 अप्रैल को निजगढ़ के किले पर भगवा भी मित्रों मतकरी नायक के वीरों ने ही फहराया है। हैदर के जीवन में ये निजगढ़ की जो हार है मित्रों, ये अत्यंत एक दुख भरी और बुरी हार सिद्ध हुई। आगे फिर चल के हैदर ने इस हार का बदला भी लिया। कुछ दिनों के बाद में हैदर ने चित्रदुर्ग पर फिर हमला किया। इस बार मराठे अपने मतकरी नायक के साथ नहीं थे, लेकिन जब हैदर का चित्रदुर्ग पर हमला किया तो उसने निजगढ़ के विजय के शिल्पकार मतकरी नायक को हराकर कैद करके अपने साथ श्रीरंगपट्टनम की जेल में डाल दिया। जेल में ही आगे मतकरी नायक जैसे क्षत्रिय का बहुत बुरा अंत हुआ। यहाँ विजयी सेना 30 अप्रैल को निजगढ़ पे भगवा फहराया। उसके बाद फिर और 2 दिन वहाँ पे रही। 2 दिन बाद अचानक मौसम ने रंग बदला, काले बादल छाने लगे। और मित्रों, यहाँ पे अप्रैल में बारिश का होना थोड़ा सा अनोखा है। वैसे तो इस साल में 15 मई को ही हमारे यहाँ पे वर्षा ऋतु पुणे में शुरू हुआ था। अभी भी वर्षा चालू है, लगातार हो रही है, लेकिन जोर कम हुआ है। भाई, बंगलुरु किले की जीतने की प्रबल इच्छा लेकर पुणे से निकली हुई ये हमारी दिग्विजयी मराठी सेना अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। कारण भी ऐसा हुआ, बताता हूं। एक प्रकार से एक तो तुंगभद्रा के दक्षिण का भाग वर्षा ऋतु की शुरुआत में मराठी सेना के हाथ आया था। अब तक हैदर का 1 करोड़ राजस्व वाला उत्तर कर्नाटक मराठों ने पुनः अपने कब्जे में ले लिया था। 2, तीसरा, निजगढ़ पुनः कब्जे में आने के लिए 2 महीने से ज्यादा का समय लगा था। लेकिन अब भी मित्रों एक दुविधा थी। दुविधा ये थी कि हैदर अभी तक टेबल पे नहीं आया था, जो पहले कुछ साल वो लगातार टेबल पे आता रहा था। अब नई उभरी हुई परिस्थिति थी, तो हमारे मराठा जो प्रमुख 8-10 सरदार थे वो शिविर में फिर एकत्र आए। चर्चा की, आगे की अभियान की दिशा जो है वो उन्हें निश्चित करनी थी। चर्चा में मुरार राव ने तो 2 टूक कह दिया कि भाई, जब तक ये हमारा युद्ध शिविर कर्नाटक में है तब तक हैदर का विनाश संभव है, अन्यतः हैदर का विनाश असंभव है। तो मुरार राव तो सीधे लगता है अभियान के चालू रखने के पक्ष में था, लेकिन मामा पेठे इस अभियान को समाप्त करने के पक्ष में लगता है। इसका कारण भी मामा ने दिया है। एक, जैसा मैंने ऊपर कहा, तुंगभद्रा का दक्षिण भाग ऑलरेडी आ चुका था। 1 करोड़ राजस्व वाला प्रदेश फिर मिल चुका था। श्रीमंत की तबीयत इस बार थोड़ी सी तात्या को नरम लगी। तो तात्या को ऐसा लगा कि ठीक है, अभी तो थोड़ी सी नरम है, लेकिन अगले विजयादशमी को यहाँ से फिर शुरुआत करते हैं। मैं निजगढ़ से पुनः हरिओम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी यहाँ अभियान समाप्त करते हैं। और एक प्रबल कारण मामा पेठे के पास था अभियान समाप्ति का, और वो था नारायण की जख्म, नारायण का जख्मी होना। अब नारायण के जख्मी होने से माधवराव भी मामा के
पक्ष में आ गया। वहाँ पे अब पुणे में और एक कांड हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझ गए कि हमारा राघोबा दादा तब तक माधवराव ने पुणे में कैद कर लिया था। लेकिन ये हमारा मनमौजी राघोबा दादा कैद में रहते हुए यहाँ कर्नाटक के हैदर से पत्र व्यवहार चालू रखे था। बताइए, दादा पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। अच्छा, ये हम कैदी बना राघोबा दादा कोई नया षड्यंत्र ना कर ले, उसका भी डर माधवराव को सता रहा था। तो ऐसे सारे कारण एक साथ आ गए और आखिर वर्षा ऋतु होने से पहले पुणे लौटना और अनंत चतुर्दशी या विजयदशमी को फिर कर्नाटक लौटने में माधवराव ने सहमति जताई। इसका मतलब सीधा है कि अगले 6 महीने तक पेठे या पटवर्धन, ये दोनों के पीछे कर्नाटक में फौज रखनी जारी रही। अब वहाँ पे माधवराव ने मामा पेटे को अधिकारी नियुक्त किया। गोपाल राव मुरार राव को मामा के सहायक के लिए उनके साथ सहायक के रूप में कर्नाटक में रखा। अब इसे देख के हमारा गोपाल राव शीघ्र कोपी, भाई वो 3 दिन जो शिविर में घुसा वो अपनी छावनी से बाहर ही नहीं आया। बताओ, 3 दिन के बाद उसके पिता गोविंद राव का एक पत्र है जो उसने गोपाल राव को लिखा। पत्र में वही धीरता, एकनिष्ठता, संकल्प को गोविंद राव ने याद किया है। इसका मतलब कि गोपाल राव को समझाया है, बड़े प्यार से समझाया है। गोपाल राव ने फिर मान लिया। आगे 13 मई 1770 को माधवराव पुणे लौटा। रास्ते में 25 मई को सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो रास्ते के कोप्पल के पास माधवराव ने अपनी सुवर्ण तूड़ा करवाई। वो नर्मदा तट पे 1760 में नाना ने भी अपनी तूड़ा करवाई थी, आपको याद होगा। तो वो तूड़ा करवा के 13 जून को ये हमारी दिग्विजयी मराठी सेना पुणे पहुंची। मित्रों, 1770 के मई से 1772 के जून तक, यानी तकरीबन 2 साल हमारे तात्या के कंधों पे सारा ये उत्तर कर्नाटक का जो 1 करोड़ वाला क्षेत्र था उसका जिम्मा माधवराव ने सौंपा था। लेकिन अब 70 के विजयादशमी में माधवराव को निकलना था। वैसे वो 1770 के विजयादशमी के दिन माधवराव पुणे से निकला, लेकिन दुर्भाग्य देखो 200-225 किलोमीटर मीरज तक पहुंचा। जैसे मीरज तक माधवराव पहुंचा, अपने दादा चाचा चिमाजी अप्पा की तरह माधवराव को भी ब्रोंकाइटिस हो गया, बीमार पड़ गया। इतना जबरदस्त बीमार पड़ गया कि माधवराव ने बिस्तर पकड़ लिया। उम्र मात्र 25-26 साल। ये हमारा 25-26 वर्षीय नाना पुत्र, उसका वजन अचानक 7 से 8 किलोमीटर कम हुआ। बताओ, आगे जाना असंभव था। इस तरह से 1770 का जो कर्नाटक अभियान था वो शुरू होने से पहले ही समाप्त हुआ है। वंदे मातरम।